वेलकम बैक दोस्तों, मैं राजू कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल मैथ्स मेट पर स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी पटवारी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं और वो वीडियो है 14 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, तो 14 दिसंबर से पहले जितने भी पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे वो हम सारे सॉल्व कर चुके हैं, मतलब मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज हम 14 दिसंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए भाई, 5 वर्ष पूर्व विवाह के समय पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष है। ठीक है, अब मतलब प्रेजेंट में पति पत्नी और इस अवधि में जन्मे बच्चे की औसत आयु 19 वर्ष है। तो बच्चे की आयु क्या है ये हमें बताना है। तो देखो भाई, 5 वर्ष पहले हस्बैंड प्लस वाइफ, इन दोनों की एवरेज आयु कितनी थी? 23 थी। अगर मैं इन दोनों की आयु का सम निकालूं तो 23 दूनी कितना हो जाएगा भाई? आप बोलेंगे 46। ये कब है? 5 वर्ष पहले। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो 5 साल हस्बैंड के और 5 साल किसके? वाइफ के, दोनों के ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 56। तो ये कब की आयु है? प्रेजेंट। हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज का सम है ये। अब देखिए, अब क्या हुआ? पति पत्नी और एक बच्चा, ठीक है, उनकी औसत आयु प्रेजेंट में 19 है। तो यहाँ से अगर मैं हस्बैंड प्लस वाइफ और जो बच्चा है जन्मा हुआ है जिसको मैं चाइल्ड बोल दूँ, तो इनकी औसत आयु है 19 प्रेजेंट में और इनकी आयु का सम निकालूंगा तो ये हो जाएगा 19 तिया 57। ठीक है, मतलब बच्चा जब पैदा हुआ तो उसकी वजह से प्रेजेंट में आयु बढ़ कितनी गई? आप बोलेंगे सर 1 साल बढ़ गई, पहले 56 थी अब 57 हो गई बच्चे के जन्म के होने के कारण। तो ये किसकी आयु हो जाएगी? बच्चे की। तो बच्चे की एज कितनी है? 1 साल, और यही आपका 1 साल आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक थैले में 4 लाल 5 काले तथा 6 सफ़ेद गेंद हैं। यदि थैले में से एक गेंद निकाला जाता है तो प्रायिकता क्या है कि यह काला हो? कैसी हो भाई? काली हो। तो देखो भाई, प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही होता है। आपको पता है ये फॉर्मूला। अब देखिए, फेवरेबल आउटकम मतलब काली गेंदें कितनी है? काली ही निकाल रहे हैं ना, तो काली गेंदें कितनी आ सकती हैं भाई? 5 आ सकती हैं। ठीक है, और टोटल गेंद हैं कितनी? 6 और 5 11 और 4 15, तो टोटल है 15। इसको सॉल्व करेंगे तो अब 1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 5 काली गेंद निकालने, 5 में से कोई भी काली गेंद आ जाए, इसकी प्रायिकता क्या है? 1/3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, हाँ जी फर्स्ट है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई। आपको दे रखा है 15625 का अंडर रूट 125 है, तब आपको बताना है कि अंडर रूट के अंदर 1.5625 और 156.25 इसका मान बताना है। तो देखो भाई, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पता है कि इसकी वैल्यू 125 है। तो देखो यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट बाद लगा है? 1 2 3 4। शुरू से देखेंगे आप तो 1 2 3 4 4 डिजिट बाद लगा हुआ है ना, तो इसका स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, और जब मैं इसका निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 2 डिजिट बाद लगा हुआ है, तो 2 डिजिट बाद लगेगा तो 12.5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 13.75। ईजी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई। यदि संख्या क्या है? 6b 7 4 5 45 से विभाज्य है तो b की वैल्यू क्या है ये आपको पता नहीं है। देखो भाई, 45 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या है? 9 × 5। ये संख्या 5 से भी विभाज्य होगी और ये 9 से भी विभाज्य होगी, है ना। 5 और 9 दोनों से ही डिविजिबल होगी। तो 5 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो तो मेरी संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। तो देखो यहाँ पे 5 है, आपको दिख रहा है, तो 5 से तो चेक करना ही नहीं है, आपको करना है 9 से। और 9 की डिविजिबिलिटी आपको मालूम है क्या है? अगर सम ऑफ डिजिट मेरा 9 से डिवाइड हो जाता है तो मेरी संख्या भी पूरी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो भाई, सम ऑफ डिजिट देखिए क्या है? संख्या 6b 7 4 5। अब देखो 9 के ऊपर अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अपन इसको डायरेक्ट करेंगे। 5 और 4 9, ये हट गया। 6 और 7 13। 13 में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा जो आंसर आए वो एक 9 का मल्टीपल हो? तो देखो 13 में आपको पता है 5 जोड़ने पे मुझे 18 मिलेगा, और 18 मेरा 9 से डिविजिबल है, और 5 जोड़ूंगा तभी आपकी ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। तो बी की जगह पे आपने क्या पुट किया? 5। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन था डिविजिबिलिटी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई।
4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 100 इज इक्वल टू 0 दे रखा है आपको। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर जब मैं खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 9, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, और प्लस 2ab होता है ना। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12x यही खुलेगा। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 12 मुझे यहाँ देखा, और यहाँ पे भी मुझे 4x स्क्वायर प्लस 12x दिख रहा है। तो यहाँ से अगर मैं 4x स्क्वायर प्लस 12x की वैल्यू निकालूँ तो माइनस का 100 मिलेगी। आप बोलेंगे बिल्कुल, बस इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो। आप देखेंगे इसकी जगह पे मैंने माइनस का 100 लिखा और प्लस का ये 9 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 91 आपका आंसर आ जाएगा। कितना ईजी क्वेश्चन था। चलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है भाई, ईजी है ये भी। देखिए 3⁻³ है, इसका होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई मैं किसका करूं जिससे मुझे क्या मिले, 3⁻14 मिले। मैंने x मान लिया थोड़ी देर के लिए। आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3⁻6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3⁻14। आपको मालूम है ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में पहुंच जाएगा। 3⁻14 अपॉन 3⁻x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 6 है, ये 14 है, तो मतलब 6 पावर कम हो जाएंगी, तो 3⁸, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपने ऑप्शन में देखा ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, 3 की पावर में 8 तो है ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा 3 का इसको स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसकी पावर 4 लिख सकता हूँ, है ना। बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि 4 दूनी 8 यही आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9⁴ आपको देखा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दिखता है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है भाई, सिंप्लीफाई करना है आपको। तो देखो आप इसको a² माइनस b² से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू बिल्कुल ईजी है। तो 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 21/49 हो जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 तिया और 7 7। ठीक है, तो 3/7 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, एवरेज निकालना है, आप खुद से निकाल सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए जिसका दशमलव निरूपण 2.34 है। क्या है भाई दशमलव निरूपण 2.34। आपको पता है जब मैं डेसिमल को हटाता हूँ तो डेसिमल के राइट में जितनी डिजिट होती हैं तो 1 के साथ में उतने ही 0 आ जाते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको आगे काटूंगा तो कितने से कटेगा भाई, 2 से काट लूँ, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 7 जा, और ये 50। ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई। देखिए एक परीक्षा में P 58% अंक अर्जित करता है। ठीक है भाई, P ने कितने अंक अर्जित किए 58%, और Q P से 105 अंक अर्जित करता है। तो Q कितने करता है भाई, P ने 58% किए हैं। ठीक है, जितने भी अंक हैं उसका 5% वो 105 ज़्यादा करता है। कितना करता है 105। ठीक है, इतने वो करता है। अब बताना है आपको यदि अधिकतम अंक 700 हैं तो Q का प्रतिशत बताना है। तो देखो भाई पहले तो P के निकाल लेते हैं अपन। तो 700 का P कितना प्राप्त करता है 58%, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 और 58 इंटू 7 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 350 और 7 अट्ठे 56। ये हो जाएगा ना भाई 6 0 और ये 4। ये किसके अंक हैं P के। अगर P इतने प्राप्त करता है तो Q कितने करेगा भाई, Q करेगा 406 में 105 और जोड़ देंगे क्योंकि उससे 105 ज़्यादा कर रहा है ना वो। तो 6 और 5 11, ये और ये 5 और 1 4 और 1 5, 511। अब वो बोला है तो Q का प्रतिशत क्या है। तो भाई Q 511 प्राप्त करता है कितने में से, 700 में से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 गया। ये Q के परसेंटेज में आ रहे हैं, है ना। Q के मार्क्स किस में, परसेंटेज में। 7 से काटूंगा तो 7 7 जा 49, 2 बचेगा 7 3 जा, तो 73% आपको Q को मिलेंगे, 73% मार्क्स। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, एक महिला के पास उसके पर्स में केवल 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के थे। ठीक है भाई, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 120 और कुल धनराशि है 100 रुपये।
तब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या है ये आपको बतानी है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना तो आप ऑप्शन पे नज़र मारा करो। ऑप्शन से करोगे ना बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन से कैसे करना है। देखिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। अगर मैंने 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को 60 माना, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को मैंने 60 माना, तो ये 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है भाई, 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है? 60। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर टोटल 120 थे जिसमें से 60 अगर ये मान लिए तो ये 40 हो जाएंगे, ना, तभी 120 होगा। अब मुझे देखना है क्या ये 100 रुपये बनाते हैं। तो देखो 1 रुपए के 60 सिक्के तो मेरे 60 रुपये बना देंगे, ठीक है, लेकिन 40 सिक्के 50 पैसे के मुझे 20 रुपये ही बना के दे पाएंगे। तो इसको मैं अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे 80 रुपये ही मिल पा रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए 100 रुपये, है ना। तो आपका आंसर 60 नहीं हो सकता भाई। आपका आंसर क्या नहीं हो सकता? 60 नहीं हो सकता। ये मुझे पता चल गया। मैंने 70 पे नज़र मारी, तो अगर मैं 1 रुपए के 70 ये मानूंगा तो ये इसको कितने मानने पड़ेंगे? 50। 70 रुपये मेरे 1 रुपए के सिक्के बना देंगे और ये 50 पैसे के 50 सिक्के मेरे 25 रुपये बना पाएंगे, है ना। तो इसको अगर मैं जोड़ूंगा तो ये बनाएंगे 95, लेकिन मुझे चाहिए था 100। तो आपका आंसर 70 भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना भाई। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ भाई, बल्कि इतना आपको माइंड में ही पता चल जाएगा कि आंसर है क्या इसका। ठीक है, अब देखिए मैंने जैसे ही आंसर 80 लिया तो 1 रुपए के सिक्के अगर 80 हैं तो ये मेरे 80 रुपये बना देंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल। अब मुझे 50 पैसे के कितने लेने पड़ेंगे? अगर ये 80 हैं तो ये 40 लेने पड़ेंगे। और जैसे ही मैं 40 सिक्के लेता हूँ 50-50 पैसे के, तो वो मुझे कितने रुपए बना के देंगे? 20 रुपये। तो आपने देखा कि 80 रुपये ये, 20 रुपये ये, तो मुझे मिल गए 100 रुपये। और आपको बनाने कितने थे? 100 रुपये। तो आपका आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है भाई। ठीक है, आप मन में ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। विषम बताने हैं भाई, मतलब इनमें कौन सा अलग है। तो देखो आयत में 4 भुजा होती हैं भाई, चतुर्भुज होता है एक, ठीक है। त्रिकोण में 3 भुजा होती हैं, ओके। पैरेललोग्राम में भी देखो ये भी एक चतुर्भुज होता है पैरेललोग्राम, तो इसमें भी कितनी हो जाती हैं? 4 भुजा, इस तरीके का होता है। और समचतुर्भुज ये भी चतुर्भुज होता है एक। तो इसमें अलग कौन सा है? ट्रायंगल, क्योंकि इसमें 3 भुजा होती हैं। समझ में आ गया? इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सूत्र VARGHESEV और ये चलता जा रहा है भाई, पर विचार करें जहां वर्गीस VARGHESE की पुनरावृत्ति 20 बार हुई है। अच्छा, चरण 1 में सूत्र में से सभी सम स्थानों के अक्षरों को हटाया जाता है और फिर उत्तर चरणों में सम स्थानों के अक्षरों को तब तक हटाया जाता है जब तक कि एक अकेला अक्षर शेष नहीं रह जाए। वह अक्षर क्या है ये आपको बताना है। ठीक है भाई, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना भाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ये भले 20 बार बोल देता, ये 21 बार बोल देता, 50 बार बोल देता, आपको सिर्फ ये लेना है। क्या लेना है? ये क्या लिखा हुआ है? VARGHESE। ठीक है, अब जो भी वो बोल रहा है वो इसमें करते जाओ भाई। देखिए चरण 1 में क्या हटाना है? वो सम स्थानों के अक्षरों को हटाया जाए। सम स्थान मतलब अगर मैं ये देखो, सम स्थान तो मालूम है ना, सम और विषम स्थान। ये 1 2 3, तो पहले स्थान दूसरे स्थान को हटाना है, ये हटा दिया मैंने। फिर चौथे को हटा दिया, फिर छठे को हटा दिया, फिर 8वें को हटा दिया। अब मेरा बचा क्या? VRHS, ये बचा। अब वो बोल रहा है फिर से हटाना है सम स्थानों को। तो देखो अब की बार मैं हटाऊंगा तो R हट जाएगा और S हट जाएगा। अब मेरा क्या बचेगा? V और H। फिर से अगर मैं सम स्थानों वाले अक्षर को हटाऊंगा तो अब की बार H हट जाएगा। तो लास्ट में मेरा बचेगा क्या? V। और यही आपका आंसर होता है भाई। ठीक है, आप अगर इसको क्रॉस चेक करना चाहे ना तो भाई इस वर्गीस को 20 बार लिखना, ठीक है, फिर से सारे के सारे सम स्थानों को हटाना, फिर दोबारा लिखना, फिर हटाना, फिर दोबारा लिखना, और ऐसा तब तक करना जब तक कि एक शेष ना बच जाए, एक अक्षर ना बच जाए। तो आपको लास्ट में मिलेगा V ही। ठीक है भाई, अगर आपसे सम की जगह विषम पूछ लेता ना भाई तो फिर आंसर चेंज हो जाता, मतलब ये आपको बोल देता कि विषम स्थानों को हटाओ, तो फिर आंसर अलग आता। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे सम स्थान की पूछा है, तो सम स्थानों को जब मैं हटाऊंगा तो मेरा लास्ट में यही बचेगा V। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है आपको। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 14 पे।
मोहन अपनी आय का 40% किराए पर, 20% भोजन पर और 10% मनोरंजन पर खर्च करता है, ठीक है भाई, तथा शेष की बचत करता है। उसके व्यय के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता ज्ञात करें। देखो भाई, 40, 20, 60 और 10, 70, 70% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा? 30%। ये उसकी क्या है? बचत है। 100% में तो 70 खर्च कर दिया तो 30% बचा होगा। अब देखिए, उसको बताना है कि व्यय के सापेक्ष बचत की प्रतिशतता क्या है। व्यय के सापेक्ष, तो देखो बचत है कितनी? 30, और व्यय के सापेक्ष मतलब खर्च के सापेक्ष अगर निकालना है तो 70 को इसके नीचे लिखना पड़ेगा। 70 को क्या लिखना पड़ेगा? इसके नीचे। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 कर दो भाई, ठीक है। आप देखेंगे तो 0 से 0 और ये हो जाएगा 300/7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना भाई तो आपको यही मिलेगा, 42.8 समथिंग मिलेगा आपको, और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भाई बच्चा, पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चा गलती क्या कर सकता है कि वो बचत के सापेक्ष नहीं निकालेगा, है ना, बचत को इग्नोर कर सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि बचत के व्यय के सापेक्ष पूछा ना, तो व्यय को लिखना है यहाँ पे नीचे। व्यय कितना था? 70, इसीलिए इसका आंसर 42.8 आया है। वैसे तो 70% खर्च करता तो 30% बचा देता, है ना, ये वो सिंपल हो जाता, लेकिन आपको पूछा था व्यय के सापेक्ष, तो ध्यान देने वाली बात है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 10 वर्ष पूर्व क्रिस एलेक्स से 3 गुना बड़ा था। ये क्रिस है भाई, ये एलेक है, ठीक है। 10 वर्ष पूर्व मतलब ये प्रेजेंट में है कुछ यहाँ पे, इससे 10 वर्ष पूर्व कितना है भाई? 3 गुना बड़ा था क्रिस एलेक से। तो एलेक अगर 1 का था तो ये था 3 का, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखता हूँ मैं, यहाँ देखते हैं। देखो भाई, ये क्रिस है और ये है एलेक। 10 वर्ष पूर्व ये 1 का था तो ये 3 का था, ठीक है। ये प्रेजेंट का रेशो होगा यहाँ पे कुछ, और इससे 10 वर्ष पूर्व मतलब पीछे, पास्ट में, और अभी से 10 वर्ष पश्चात मतलब ये प्रेजेंट जो है, यहाँ से 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद ये क्रिस जो होगा वो एलेक की आयु का 2 गुना होगा। मतलब ये अगर एलेक 1 का होगा तो ये 2 का होगा, ठीक है। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले अपन देखेंगे डिफरेंस बराबर है क्या। तो देखो 3 से 2 यहाँ पे तो कम हो रहा है और यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, एज इट इज़ रह रहा है। तो पहले इस डिफरेंस को सेम करेंगे। तो डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करते हैं, इस 3 और 1 का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। तो इस 2 का मैं करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब इस 2 रेशो 1 में, कंप्लीट रेशो में 2 का मल्टीप्लाई। और यहाँ पे आपने डिफरेंस देखा, यहाँ पे 1 है, तो इस 1 का करूँगा मैं यहाँ, ठीक है। तो आपको जो नया रेशो मिलेगा वो क्या होगा? 3:1, और यहाँ से मिलेगा आपको 2 दूनी 4:2, यही मिलेगा ना भाई। अब आप देखिए 3 से 4 हो गया, +1 हुआ, और ये भी 1 से 2 हो गया, ये भी +1 हुआ। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का गैप देखूँ ईयर्स में, तो देखो 10 ये और 10 ये, 20 साल का गैप है। तो यहाँ से 1 बढ़ रहा है, लेकिन ये गैप कितने साल के बराबर है? 20 साल के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 साल। आपको किसकी आयु निकालनी है भाई? आपको निकालनी क्रिस की आयु का एलेक की आयु के साथ वर्तमान अनुपात, मतलब दोनों की आयु निकालनी है। तो भाई देखो, इसको आप यहाँ पे रख के भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे रख के भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 20 कितनी हो जाएगी? 60, ठीक है। और 1 × 20 ये हो जाएगी 20। तो ये 20 और 60 ये कब है आयु? ये है 10 वर्ष पहले, क्योंकि ये जो रेशो था वो 10 वर्ष पहले का था। अगर मैं प्रेजेंट में आऊँगा ना तो भाई 10 मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा और 10 मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 60 और 10 70 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई। तो क्रिस की आयु जो होगी वो होगी 60 और 10 70, और जो एलेक की आयु होगी वो होगी 20 और 10 30। अगर मैं रेशो निकालूंगा तो 7:3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 पे आपको आंसर दिखेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए भाई, 4 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या जिसे 6, 8, 12 एवं 20 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष प्राप्त होता है। तो आपको वो संख्या बतानी है जो न्यूनतम संख्या। देखो भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा पेपर में। देखो वैसे करने का तरीका जो होता है वो इनका एलसीएम लेना, सॉरी पहले 4 अंकों की न्यूनतम संख्या मानेंगे 1000, फिर इनका एलसीएम लेंगे और फिर आगे सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा,
वो बोल रहा है कि इनको जब मैं डिवाइड मारता हूँ ना भाई, इन सारी जिस संख्या को जब मैं 6, 8, 12, 20 से डिवाइड मारता हूँ तो मुझे 5 शेष प्राप्त होता है। तो मैं क्या करूँगा, इन सारी संख्याओं में से पहले 5 घटा दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से 5 घटाऊंगा तो ये 1280 बचेगा, यहाँ से घटाऊंगा तो ये 1195 बचेगा, और यहाँ से ये 1080 बचेगा, और यहाँ से ये 1075 बचेगा। अगर मैंने 5 घटा दिया तो अब ये जो संख्या मुझे मिली है वो 6, 8, 12, 20 से कंप्लीटली डिवाइड होंगी ना भाई। कॉमन सेंस वाली बात है, जो रिमाइंडर बच रहा था वो मैंने उसको पहले से ही हटा दिए, तो अब जो संख्या मुझे मिलेंगी वो मुझे 6, 8, 12, 20 से पूरी तरह डिवाइड होंगी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है, देखो मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे मान के चलिए मैंने 17 को 3 से डिवाइड मारा, ठीक है, कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा आपका 3, 5 15 होता है, तो 2 रिमाइंडर बचेगा। अगर मैं ये 2 रिमाइंडर को इस 17 में से घटा दूं तो मेरा 15 हो जाएगा। अब ये जो 15 होगा वो तो मेरा 3 से कम्प्लीटली चला जाएगा ना भाई। अब कोई भी रिमाइंडर नहीं है तो ये जो रिमाइंडर है वो मैंने इसमें से घटा दिया। ऐसे ही मैंने क्या किया, ये 5 जो रिमाइंडर था वो मैंने सारे ऑप्शन में से हटा दिया। अब मुझे जो भी ऑप्शन मिले हैं वो मेरे सारे के सारे 8, 6, 8, 12 और 20 से डिवाइड होने चाहिए। अब मैं चेक कर लेता हूँ। तो भाई देखो 6 से डिवाइड होने के लिए संख्या मेरी 2 से और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो 2 से तो मेरी ये भी नहीं हो रही और ये भी नहीं हो रही, तो ये तो मेरे वैसे ही कटे। अब 3 से देखो भाई, तो 3 की डिविजिबिलिटी के रूल के अकॉर्डिंग 8 और 2 10 और 1 11, तो ये 11 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं कटेगी, तो ये भी कैंसिल। बचा क्या, 1080 हो, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व करना बेस्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यदि x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है तो x की वैल्यू बतानी है भाई। आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है पिछली वीडियो में कि एक सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं एक्चुअली। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। अगर एंगल A और एंगल B अगर सप्लीमेंट्री है, अगर एंगल A और एंगल B अगर सप्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों के एंगल का जो सम होगा वो होगा आपका 180। ठीक है, तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं तो एंगल A और एंगल B अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब देखिए, यदि x का संपूरक कोण कोई एंगल है x, तो x का अगर मैं इसका संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। ठीक है, x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, तो अगर x का ही पूरक कोण अगर मैं लूँ तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि देखो x है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो देखो 180 मिलेगा, और x का अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 मिलेगा, तो संपूरक कोण और पूरक कोण दोनों आपके आ गए। अब वो बोल क्या रहा है, x का संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है, तो पूरक कोण है किसका, कितना, 90 माइनस एक्स, इसका 6 गुना निकाल दो भाई। यहाँ से x की वैल्यू देखेंगे तो 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 690 का 540 माइनस 6x। ठीक है भाई, और ये कितना हो जाएगा, 540 में से जब 180 जाएगा तो 360 माइनस का, और ये इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस का 5x, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा और 6x में से प्लस का x आएगा माइनस का। x से ये x हो जाएगा ख़त्म, सॉरी माइनस से माइनस ख़त्म, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 7 जा और 5 2 जा 72 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो ईजी है, बस आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा, इससे पहले अपन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से डिवाइड होती है, ये पूछ रहा है वो। तो देखो 99 को डिवाइड होने के लिए 99 से तो आपको 11 और 9 से दोनों से डिवाइड होना पड़ेगा, है ना। ऑप्शन चेक कर लीजिए भाई। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो पहले तो 9 का देख लेते हैं भाई। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 कितना होता है भाई, 21, 21 और 4 25। तो ये वैसे ही नहीं हो रहा, तो ये तो 99 से भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ 5 और 3 8 और 1 9, ये हटा दीजिए, 9 हटा दिए, 7 और 2 9। हाँ भाई, ये हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो 9 हटा दिए, 4 और 3 7, 6 और 3 ये हटा दी, 4 और 4 8 और 1 9, ये भी आंसर हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो 4 5 9, 4 और 3 7 और 2 9, ये भी आंसर हो सकता है। मतलब ये तीनों आंसर आपके हो सकते हैं।
अब आपको 11 की डिविजिबिलिटी और चेक करनी है। तो 11 की डिविजिबिलिटी भी आपको पता है क्या होती है, अगर मेरे सम स्थानों पे जो नंबर हैं उनका सम अगर मैं करूं और विषम स्थानों के नंबर्स का अगर मैं सम करूं तो उनका अगर फिर मैं डिफरेंस देखूं। देखिए मैं समझाता हूं आपको। जैसे मान के चलिए 11 का कोई मल्टीपल अगर मैं लूं, जैसे 1331 लिया मैंने, ठीक है, आप सभी को पता है 11 से डिविजिबल होता है। अब देखिए इसका सम स्थान विषम स्थान क्या होगा, 1 और 3, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1 और 3 को जब मैं जोड़ूंगा तो 4, और यहाँ पे भी 1 और 3 को जोड़ूंगा, मतलब ये सम वाले और ये विषम वाले, तो यहाँ पे भी मुझे 4 मिलेगा। इनका डिफरेंस अगर मुझे 0 मिलता है, ठीक है, या मुझे 11 का कोई मल्टीपल मिलता है, ठीक है, ये 11 का मल्टीपल मिलता है, तो मेरी ये संख्या जो है वो 11 से डिविजिबल होगी। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। अब देख लीजिए भाई, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो देखो 5 और 1 6, 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, 3 और 7 10, 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। क्या इनका डिफरेंस 0 है? नहीं है। क्या इनका डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल है? वो भी नहीं है, क्योंकि 3 आएगा, वो भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये संख्या मेरी 11 से नहीं कटेगी। 9 और 3 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक है, 1 और 4 5, 5 और 4 9। क्या इनका डिफरेंस मेरा 0 है? आप बोलेंगे नहीं। क्या 11 का कोई मल्टीपल है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, तो मेरा ये भी 11 से नहीं कटेगा। अब आ जाए यहाँ पे, तो देखो 4 और 1 5, 5 और 4 9, ठीक है, 1 और 3 4, 4 और 5 9। अब मुझे पता चला इनका डिफरेंस कितना आया 0। तो मैंने अभी बोला था कि अगर डिफरेंस 0 आया, 11 का मल्टीपल आए, तो वो संख्या 11 से कटती है। ठीक है भाई, तो मुझे मिला 0, तो ये संख्या मेरी 11 से कट रही है, और 9 से मैंने ऑलरेडी देख रखा था। ठीक है, तो ये संख्या आपकी 11 और 9 दोनों से कटेगी, मतलब 99 से भी कटेगी। बात क्लियर हुई? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। धारा की प्रवाह के साथ गति 7.2 किलोमीटर है। ठीक है भाई, धारा के प्रवाह के साथ मतलब ये ds है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तथा धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में मतलब अप स्ट्रीम कितनी है 4.8 किलोमीटर पर आवर। किसी स्थान तक जाने तथा वापस आने में कुल 20 घंटे लगते हैं, तो तय की गई यात्रा क्या है? मान के चलिए ये ए है, ठीक है, और ये बी तक जा रही है, और धारा की प्रवाह इधर ही है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मैंने मान लिया डी। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं करना, समय आपको दे रखा है ना टोटल, तो आप समय के बराबर समय रख दो, बस टोटल समय के बराबर टोटल समय रख दो। तो समय को मैंने इधर रखा, तो मुझे इक्वल के साइड भी समय लिखना पड़ेगा, लेकिन समय को आप लिखोगे कैसे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्म में। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो देखो जब ए से बी तक जाएगा तो डी डिस्टेंस चलेगा, और धारा के साथ चल रहा है ना, तो डी एस मतलब 7.2 प्लस जब अप स्ट्रीम जाएगा तब भी डी ही चलेगा, लेकिन इस टाइम आपकी स्पीड है 4.8। बस आपको इसको सॉल्व करना है और डी की वैल्यू निकालनी है। चलो करते हैं भाई। डेसिमल हटाऊंगा तो इंटू 10, ठीक है, इसको हटाऊंगा तो इंटू 10, ठीक है भाई। 10 को अगर कॉमन लूंगा तो देखो 0 0 और ये कट जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू डी अपॉन 72 प्लस डी अपॉन 48। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, अदरवाइज बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, आप इसको फास्ट भी कर सकते हो। अब देखो एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा। 72 दूनी 144 होता है तो 2D, और 48 इंटू 3 होता है तो 3D, और ये आ जाएगा 2। ठीक है भाई, तो 2 इंटू 144 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 2 5D। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 144 दूनी 288 इज इक्वल टू 5D। तो D की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो 288 बटे 5, तो 5 से अगर मैं काटूंगा तो 5 पंजे 25, और कितना बचेगा 3, 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30। ये आ जाएगी डी की वैल्यू। आपको पूछा है कि एक तरफ से, तो एक तरफ से यही थी ना डी, तो आपको यही आपका आंसर है भाई। ठीक है, किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। तो ये 20 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्वेश्चन छूटा था, चलो उसको भी देख लेते हैं। कौन सा था? हाँ, 18 वाला। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो अब इसको भी देख लेते हैं भाई। तो देखो 23/37 के दशमलव निरूपण में दशमलव बिंदु के पश्चात 2017वां अंक क्या होगा, ये बताना है आपको। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे अपन 2 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं, ये तीसरा है। तो देखो 23 में डिवाइड मारना है आपको किसका? 37 का। ठीक है,
ज़ीरो डेसिमल लगा के ज़ीरो बढ़ा लूँगा तो 37 से कितना टाइम जाएगा ये जाना चाहिए 36 या 18 समथिंग 6 टाइम जाना चाहिए। तो 37 इंटू 6 अगर मैं करूँगा तो 6 7 42 2 और 36 18 और 4 22, ठीक है 36 18 और 4 22 222, तो 2 2 2, ठीक है 10 में से 2 गया 8 और ये 0 और ठीक है। अब देखिए कितना टाइम गया 6 बार गया था। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो 0 में बढ़ा सकता हूँ। अब जाएगा 37 दूनी 74, ठीक है 10 में से 4 जाएगा 6 और 8 में से 8 जाएगा 0, ठीक है ऑलरेडी लगा हुआ है डेसिमल तो एक 0 और बढ़ा लेता हूँ। अब जाएगा 37 एकम 37, अब 37 बार ही जाएगा क्योंकि 2 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3 और 6 में से या 5 में से 3 है, जैसे भी आप माइनस करते हो तो 6 में से 4 गया, मैं ऐसे ही करता हूँ तो 23 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही डेसिमल लगा हुआ 0 बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे तो देखो 230 और ये फिर से 230 आ गया, मतलब यहाँ के बाद कहानी हो जाएगी रिपीट। समझ में आ रही है? तो देखो 6 2 1, तो इसके बाद भी मैं डिवाइड मारूंगा तो फिर से आपको 6 2 1 ही मिलेगा, फिर से 6 2 1 ही मिलेगा। इस तरीके से आपका ये चलता रहेगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता है अब आपको करना क्या है। मैंने अभी तक आपको क्या बताया था कि 2017वां अंक निकालना है, तो 2017वें अंक तक मैं पहले ये देख लेता हूँ कि मेरे 3 3 के पेयर कितने बनेंगे, है ना। तो देखो 2017 में जब मैं 3 पे डिवाइड मारूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 3 छक्के 18, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, सही कर रहा हूँ भाई, 3 छक्के 18, 2 बचेगा ना, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, हाँ मतलब 672 पेयर मेरे 3 3 के कंप्लीट बनेंगे, 672। अब इसमें मैं करूँगा 3 का मल्टीप्लाई, तो अब इसको 3 का मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 की 1 और 3 छक्के 18, 19 20, 2016। अब ये जो 2016वां जो डिजिट मुझे मिली है, इसका मतलब क्या है कि 2016वीं जो डिजिट होगी यहाँ तक मेरा एक कंप्लीट पेयर ख़त्म होगा। मतलब कहने का समझिए 2016वीं होगी, इससे पहले 2015वीं होगी और इससे पहले 2014वीं होगी। तो मतलब ये जो होगा ना 2016वां डिजिट, वो मेरे इस पेयर का लास्ट डिजिट होगा। मतलब ये कितना होगा, 1, इससे पहले 2 और ये 6, इस तरीके से ये मेरा पेयर होगा, ठीक है भाई। आपको पूछिए 2017वीं, तो इसके बाद ये फिर से रिपीट होगा, तो फिर से कितना जाएगा, ये 6 2 1, तो फिर से जाएगा 6। अगर 2018 भी पूछी होती तो भी आप निकाल सकते 2, और 2019 भी पूछी होती तो वो भी आप निकाल सकते थे 1। आपसे पूछा है 2017वीं, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। अब देखिए भाई, इसको करने का थोड़ा सा मैं एक स्टेप इसमें मैं बचा सकता हूँ, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए भाई, अब आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा था कि 3 3 डिजिट के मेरे पेयर बन रहे हैं, है ना। ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा निकालना है। 2017वां आपको पता है कि 3 3 डिजिट के अगर मेरे पेयर बन रहे हैं तो 2017 है, 2017 से पहले 2016वीं डिजिट आई होगी, ठीक है, 2015वीं आई होगी, ठीक है, और आपको निकालनी है 2017वीं ही निकालनी है ना। तो अब देखिए अगर मेरे 3 3 के पेयर बन रहे हैं तो 2017वीं डिजिट से पहले आप ऐसी संख्या देख लीजिए जो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो। तो आपने देखा कि 3 से कम्प्लीटली डिवाइड मेरी 2016 ही हो रही है, तो ये जो 2016 होगा ना भाई, यहाँ पे आपका एक कंप्लीट पेयर ख़त्म होगा। बात समझ में आई? मतलब 2016 इस पेयर का, इस 621 ये जो रिपीट हो रहा है उसका लास्ट डिजिट होगा। तो 621 का लास्ट डिजिट क्या है, वो है 1, है ना। तो अब यहाँ से रिपीटेशन दोबारा चालू होगा। तो 2017 के बाद जो डिजिट आएगी वो आएगी फिर से 6, 2018 जो होगी वो होगी 2, और 2019 भी अगर आपको निकालनी होती तो वो होगी 1। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना तो वो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ बता दी, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। 2017वीं डिजिट आपको 6 मिली। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कंप्लीट 20 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं, है ना। 20 के बाद कोई क्वेश्चन है नहीं है। तो 14 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसकी कंप्लीट 20 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो वीडियो आएगा वो आएगा 14 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का, और मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा, ठीक है भाई। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपके पास
जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुँचे और आप वीडियो को देख के अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं और अब मिलेंगे अपन 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट की वीडियो में। ठीक है भाई, चलिए बाय, थैंक यू।